हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे। तो ये बुक की फर्स्ट चैप्टर है, पर इसका नाम लास्ट लेसन आयरनिकली है। स्टोरी पढ़ने से पहले हम एक बार अबाउट द ऑथर देख लेंगे। अल्फोंसो डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंसो डॉडेट एक फ्रेंच लेखक थी जो 1840 में पैदा हुए और 1897 में गुजर गए। उनका जन्म 19th सेंचुरी में हुआ था। वो नॉवेलिस्ट, लंबी कहानी लिखने वाले और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानी लिखने वाले थे। उनकी लिखावट अक्सर रियलिज्म स्टाइल में होती थी, जिसमें कॉमन लोगों की जिंदगी, इमोशंस और सामाजिक मुद्दे दिखाए जाते थे। इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि लास्ट लेसन एक मैच्योर राइटर की सेंसिटिव राइटिंग है। लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870 to 1871, in which French was defeated by Prussia, led by Bismarck. ये स्टोरी फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870 to 1871 के टाइम पर बेस्ड है। इस युद्ध में फ्रेंच को प्रूशिया ने हरा दिया था। प्रूशिया के लीडर ओटो वन बिस्मार्क थे। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी वॉर के बाद फ्रेंच की कई भाग प्रूशिया के कब्जे में चले गए थे। स्टोरी इसी डिफीट और ऑक्यूपेशन के साइकोलॉजिकल और कल्चरल इफेक्ट को दिखाती है। डॉडेट ने ये कहानी वॉर के तुरंत बाद लिखी थी ताकि फ्रेंच लोगों में पैट्रियटिज्म और भाषा के प्रति प्रेम जगाए। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय प्रूशिया एक पावरफुल जर्मन स्टेट था जो आज की जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को शामिल करता था। आज प्रूशिया नाम का कोई अलग देश नहीं है, लेकिन उस टाइम ये बहुत एग्रेसिव मिलिट्री पावर था। इस लाइन से स्टूडेंट्स को यूरोपियन हिस्ट्री के बेसिक आइडिया मिलता है कि आज का जर्मनी कैसे बना। ये बैकग्राउंड देने का मकसद यही है कि रीडर समझ सके कि प्रूशिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने फ्रेंच को भी हरा दिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। स्टोरी में एल्सेस और लोरेन नाम के फ्रेंच इलाके प्रूशिया के कंट्रोल में चले गए थे। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रेंच के नॉर्थ ईस्ट में थे और इनमें फ्रेंच भाषा और कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। प्रूशियन रूल आने के बाद यहाँ फ्रेंच स्कूल बंद किए जा रहे थे और जर्मन भाषा लागू की जा रही थी। ये लाइन स्टोरी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को सेट करती है, कल्चरल सेपरेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये अबाउट द ऑथर पार्ट स्टोरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है। डॉडेट ने अपनी कहानी को रियल हिस्टोरिकल इवेंट फ्रैंको-प्रूशियन वॉर पर बेस्ड किया ताकि ये सिर्फ फिक्शनल ना लगे बल्कि ऑथेंटिक लगे। इससे स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि लैंग्वेज, एजुकेशन और नेशनल आइडेंटिटी कितने गहरे से जुड़े होते हैं। स्टोरी का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रीडर्स में अपनी भाषा और कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट और लव जगाना है, जो आज भी रिलेवेंट है जब कोई भी कल्चर को दबाने की कोशिश की जाती है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. इस लाइन में कहानी के नरेटर फ्रेंच अपनी सुबह का अनुभव बताता है। वो उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि टीचर मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे। ये लाइन एकदम शुरू से ही सस्पेंस क्रिएट करती है। रीडर को लगता है कि कहानी सिर्फ एक स्कूल के दिन की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फ्रेंच के जीवन का सबसे यादगार और भावुक दिन बनने वाला है। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. ज़्यादा डर इसलिए लग रहा था कि क्योंकि मिस्टर हैमल ने पहले ही कह दिया था कि आज पार्टिसिपल्स पर टेस्ट लेंगे। ये बताता है कि फ्रेंच पढ़ाई में सीरियस नहीं था, उसने तैयारी नहीं की थी और अब उसे अपनी लापरवाही का नतीजा दिख रहा था। And I did not know the first word about them. फ्रेंच सच्चाई से माना है कि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था।
ये लाइन फ्रेंच की ईमानदारी और उसकी कमजोर तैयारी को दिखाती है। ऑथर ये भी दिखाना चाहते हैं कि बच्चे अक्सर पढ़ाई को तब तक इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक उसे खो देने का डर ना हो। मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए फ्रेंच के मन में विचार आया कि वो स्कूल ही नहीं जाए और पूरे दिन बाहर घूमता रहे। ये एक आम बच्चे की मनोवृत्ति है। मुश्किल या बोरिंग काम से बचने के लिए वो आसान और मजेदार रास्ता चुनना चाहता है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, धूप नर्म और चमकदार थी। ऑथर ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इसीलिए किया है ताकि स्कूल और बाहर की दुनिया के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा सके। The birds are chirping at the edge of the woods. जंगल के किनारे पर पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। नेचर अपनी खूबसूरती दिखा रही है। फ्रेंच का मन और भी ज्यादा स्कूल छोड़कर बाहर रहने का करता है। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers are drilling. सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद दिलाती है कि देश युद्ध के दौरान है। सोल्जर्स की प्रेजेंस फ्यूचर ट्रेजेडी का संकेत देती है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स को बाहर का सुंदर मौसम और सोल्जर्स की प्रैक्टिस पार्टिसिपल्स पढ़ने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये बच्चों की नेचुरल साइकोलॉजी को दिखाता है। वो पढ़ाई से ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। आखिरकार फ्रेंच ने अपने मन को संभाला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। ये फ्रेंच के कैरेक्टर का पॉजिटिव पहलू दिखाता है। डर के बावजूद उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. टाउन हॉल के पास नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये सीन सस्पेंस को और बढ़ा देता है। रीडर सोचने लगता है कि नोटिस बोर्ड पर ऐसा क्या लगा है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से हर बुरी खबर इसी नोटिस बोर्ड से मिलती थी। नोटिस बोर्ड यहाँ सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि लोगों के दुख और हार का प्रतीक बन गया है। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. इसी बोर्ड पर युद्ध में हार की खबरें, आर्मी में जबरदस्ती भर्ती के ऑर्डर्स और मिलिट्री कमांड्स लगते थे। ऑथर एक ही लाइन में फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बुरे प्रभाव को सामने रख देते हैं। इससे कहानी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर होता है। And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? फ्रेंच ने भीड़ देखी लेकिन बिना रुके सिर्फ इतना सोचा, अब क्या बुरी खबर आ गई होगी। आयरनिकली फ्रेंच को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो खबर आज लगी है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। ये कहानी में सस्पेंस और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि फ्रेंच का केयरलेस और इनोसेंट कैरेक्टर है जो पढ़ाई से बचना चाहता है। वॉर का एक बैकग्राउंड है जहाँ प्रूशियन सोल्जर्स और बुलेटिन बोर्ड देश की हालात को दिखाते हैं और फोरशेडिंग है। रीडर को धीरे धीरे एहसास होता है कि आज का दिन सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल डे नहीं बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लास्ट लेसन का थीम है। Next line. Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फ्रेंच जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने गांव के ब्लैकस्मिथ लोहार वॉचर को देखा। वो अपने अप्रेंटिस शागिर्द के साथ बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस पढ़ रहा था। उसने फ्रेंच को आवाज दी। ये लाइन बताती है कि बुलेटिन बोर्ड पर लगी खबर बहुत इम्पोर्टेंट थी। हर आम आदमी उसे पढ़ने के लिए रुक रहा था। फ्रेंच अभी भी उस खबर की गंभीरता से अनजान था।
Don't go so fast, Bob. You will get to school in plenty of time. वॉचर ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी मत भागो बेटा, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। इस बात में ड्रामेटिक आयरनी है। वॉचर को पता था कि आज स्कूल में कुछ अलग होने वाला है, लेकिन फ्रेंच नहीं जानता था। I thought he was making fun of me, and reached Mr. Hamel Little Garden all out of breath. फ्रेंच को लगा कि वॉचर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे और तेज भागकर मिस्टर हेमल के घर के बगीचे तक पहुंच गया। फ्रेंच का ध्यान सिर्फ अपनी देर और टीचर की डांट पर थी। वो इसीलिए परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहा था। Usually when school began there was a great bustle. आमतौर पर स्कूल शुरू होते ही बहुत शोर शराबा होता था। ऑथर पहले स्कूल का नॉर्मल एटमॉस्फेयर बताते हैं ताकि आज की असामान्य शांति और भी प्रभावशाली लगे। Which could be heard out in the street. स्कूल का शोर इतना होता था कि सड़क तक सुनाई देता था। इससे स्कूल का जीवन और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट दिखाया गया है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। स्टूडेंट्स अपनी डेस्क खोलते और बंद करते थे। ये स्कूल के रोज के रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। सब बच्चे मिलकर एक साथ जोर जोर से लेसन्स रिपीट करते थे। उस समय रटकर पढ़ने की टीचिंग मेथड को दिखाया गया है। Very loud with our hands over our ears to understand better. बच्चे इतनी जोर से पढ़ते थे कि अपने कानों पर हाथ रख लेते थे। ये उस दौर की क्लासरूम प्रैक्टिस को दिखाती है जहाँ जोर से बोलकर याद करना आम बात थी। And the teacher's great ruler rapping on the table. टीचर अपनी बड़ी रूलर से टेबल पर थप-थप कर डिसिप्लिन बनाए रखते थे। मिस्टर हेमल जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में दिखाए गए हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा था। ये अचानक बदलाव सस्पेंस और इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं सोच रहा था कि रोज की तरह शोर होगा और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाएगा। ये दिखाता है कि फ्रेंच पनिशमेंट से बचने की प्लानिंग कर रहा था। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन स्कूल में संडे की सुबह जैसी पूरी शांति थी। संडे की शांति का कंपैरिजन स्कूल के अनयूजुअल एटमॉस्फेयर को और गहरा बनाता है। Through the window I saw my classmates already in their places. खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि सब क्लासमेट्स पहले ही अपनी अपनी सीट्स पर शांत बैठे हैं। ये बताता है कि सब बच्चे आज बहुत सीरियस थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हेमल अपनी लोहे की रूलर बाजू के नीचे लेकर क्लासरूम में इधर उधर चल रहे थे। आयरन रूलर डिसिप्लिन और अथॉरिटी का प्रतीक है। फ्रेंच का डर बढ़ जाता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। फ्रेंच को सबके सामने दरवाजा खोल कर क्लास में जाना पड़ा। उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी का पल था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। फ्रेंच कहता है कि सोचो मैं कितना शर्मा गया था और कितना डरा हुआ था। ये फ्रेंच की इमोशनल कंडीशन को बहुत नेचुरल तरीके से दिखाता है। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन हैरानी की बात थी कि कोई डांट या सजा नहीं मिली। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। रीडर भी उतना ही हैरान होता है जितना फ्रेंच। मिस्टर हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को देखा और बहुत प्यार से बात की। स्ट्रिक्ट टीचर का अचानक इतना दयालु होना बताता है कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। Go to your place quickly, little French. We are beginning without you. मिस्टर हेमल ने कहा, जल्दी अपने सीट पर जाओ फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। टीचर ने शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि ममता और प्यार था। ये उनके बदले हुए व्यवहार का पहला संकेत था।
I jumped over the bench and sat down at my desk. फ्रेंच जल्दी से बेंच पार करके अपनी सीट पर बैठ गया। उसके अंदर अभी भी घबराहट थी और वो बिना समय गंवाए बैठ जाना चाहता था। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. जब फ्रेंच का डर थोड़ा कम हुआ तब उसने देखा कि मिस्टर हैमल ने अपना सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स है। मिस्टर हैमल अपने स्पेशल कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन या किसी खास अवसर पर पहनते थे। ये इस बात का संकेत है कि आज का दिन एक ऑर्डिनरी स्कूल डे नहीं बल्कि उनके जीवन का इम्पोर्टेंट और लास्ट लेसन देने का दिन है। तो इसमें हमने देखा कि ऑथर ने सस्पेंस, ड्रामेटिक, आयरनी और इमोशनल एटमॉस्फेयर को बहुत सुंदर तरीके से बिल्ड किया है। फ्रेंच को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर की डांट है, जबकि असल में उसके सामने अपनी मातृभाषा फ्रेंच की आखिरी क्लास होने वाली है। स्कूल का असामान्य सन्नाटा और मिस्टर हैमल का नरम व्यवहार इस बात का संकेत देता है कि एक ऐतिहासिक और भावुक घटना घटने वाली है। Frill shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हैमल ने अपनी फ्रिल शर्ट और काली सिल्क की कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी। वो ये कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते थे। ये कपड़े इस बात का प्रतीक है कि आज का दिन बहुत खास और भावुक है। मिस्टर हैमल अपनी आखिरी फ्रेंच क्लास को एक सम्मानजनक और यादगार अवसर बनाना चाहते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. पूरा स्कूल फ्रेंच को बहुत अलग और गंभीर लग रहा था। सोलेम का मतलब है उदास और गंभीर। ये माहौल बताता है कि सब लोग किसी बड़े दुख को महसूस कर रहे हैं। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज्यादा हैरानी फ्रेंच को तब हुई जब उसने देखा कि जो पिछली बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के बुजुर्ग और अन्य लोग शांति से बैठे हुए थे। ये दिखाता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पूरा गांव फ्रेंच भाषा के खोने का दुख महसूस कर रहा था। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. वहाँ बूढ़े हॉसर, पुराने मेयर, पुराने पोस्टमास्टर और गांव के कई अन्य लोग भी मौजूद थे। ये लोग गांव के सम्मानित नागरिक थे। उनका स्कूल आना बताता है कि ये लेसन कितना हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट था। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सबके चेहरे पर उदासी थी। ये उदासी सिर्फ एक टीचर के जाने की नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान खो देने की थी। And Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. हॉसर अपनी पुरानी फ्रेंच की किताब लेकर आए थे, जिसके किनारे बार-बार पढ़ने से घिस गए थे। ये किताब उनके फ्रेंच भाषा के प्रति प्रेम और लगाव का प्रतीक है। And he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. उन्होंने किताब को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था और उनका बड़ा चश्मा उसके ऊपर था। ये दृश्य बताता है कि बुजुर्ग भी फ्रेंच की आखिरी क्लास को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुनना चाहते थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair. जब फ्रेंच ये सब देखकर सोच ही रहा था, तब मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल शुरू होता है। And in the same grave and gentle tone, मिस्टर हैमल ने हमेशा की तरह शांत और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द और ममता थी। My children, this is the last lesson I shall give you. मिस्टर हैमल ने कहा, मेरे बच्चों, आज मेरी तुम्हें दी जाने वाली आखिरी क्लास है। ये कहानी इनकी सबसे इमोशनल लाइन में से एक है।
इससे पूरी क्लास और लीडर्स दोनों को गहरा झटका लगता है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alice and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एलिस और लॉरेन के सभी स्कूल्स में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ये प्रूशियन शासन की लैंग्वेज पॉलिसी को दिखाता है। किसी देश की भाषा पर कब्जा करना उसकी संस्कृति और पहचान पर कब्जा करने के समान होता है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। कल से नया जर्मन टीचर आ जाएगा। ये बताता है कि बदलाव तुरंत लागू होने वाला है। This is your last French lesson. I want you to be very attentive. आज तुम्हारी फ्रेंच की आखिरी क्लास है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। अब हर शब्द की कीमत बढ़ गई है। जब किसी चीज को खोने का समय आता है, तब उसकी असली वैल्यू समझ में आती है। What a thunder cap this words are to me. ये बात फ्रेंच के लिए बिजली गिरने जैसी झटका थी। थंडर क्लैप शॉक का प्रतीक है। फ्रेंच नजरिया इसी पल बदल जाता है। Oh the wretches! That was what they had put up at the town hall. फ्रेंच समझ गया कि टाउन हॉल के नोटिस पर इसी बुरी खबर का नोटिस लगा था। अब पहले वाला सस्पेंस खत्म होता है और बुलेटिन बोर्ड का राज सामने आ जाता है। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. फ्रेंच को अफसोस होता है कि उसे फ्रेंच लिखना भी ठीक से नहीं आता। जब तक पढ़ने का मौका था तब उसने उसकी कदर नहीं की। अब जब मौका छीन गया तब उसे पछतावा हो रहा था। I should never learn anymore. I must stop there then. अब वो कभी फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। ये उसकी बेचैनी और निराशा को दिखाता है। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. और फ्रेंच को पढ़ाई में की गई लापरवाही बहुत पछतावा हो रहा था। ये कहानी का एक बड़ा मैसेज है। अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू तब समझ आती है जब वो चली जाती है। For seeking birds, eggs or going sliding on the sand. उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार नदी के किनारे खेलने में समय बर्बाद किया। ये उसके बचपन और प्रायोरिटीज की गलती को दिखाता है। My books are old friends now that I couldn't give up. जो किताबें पहले उसे बोझ लगती थी, अब वही उसके सबसे प्यारे दोस्त बन गई थी। ये सिंबोलिज्म है। किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी भाषा और पहचान का प्रतीक बन गई है। And Mr. Hamel too made me forgot all about his ruler and how cranky he was. अब फ्रेंच को मिस्टर हैमल से भी बहुत लगाव हो गया था। वो उनकी सख्ती और डांट सब भूल चुका था। इंसान की असली कीमत अक्सर उसके जाने के समय ही समझ आती है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. फ्रेंच को समझ आ गया कि मिस्टर हैमल ने अपने खास संडे वाले कपड़े इस आखिरी फ्रेंच क्लास के सम्मान में पहने थे। ये मिस्टर हैमल के अपनी भाषा और प्रोफेशन के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा को दिया गया आखिरी सम्मान था। तो अब तक हमने देखा कि कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है मिस्टर हैमल के मुंह से दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन सुनते ही फ्रेंच की सोच पूरी तरह बदल जाती है। जो लड़का सुबह तक पढ़ाई से बचना चाहता था वही अब हर पल हर शब्द को संभल कर रखना चाहता था। ऑथर ये संदेश देते हैं कि भाषा सिर्फ संचार का एक माध्यम नहीं बल्कि एक देश की पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। Why the old men of the village were sitting in the back of the room. अब फ्रेंच को समझ आ गया कि गांव के बुजुर्ग क्लासरूम की पिछली बेंचेस पर क्यों बैठे थे। पहले फ्रेंच हैरान था लेकिन अब उसे असली वजह पता चल गई थी। ये रियलाइजेशन उसकी सोच में आए बदलाव को दिखाता है।
It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. ये बुजुर्ग भी इस बात का दुख मना रहे थे कि जब उनके पास पढ़ने का मौका था तब उन्होंने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। ये लाइन बताती है कि पछतावा सिर्फ फ्रेंच को ही नहीं बल्कि पूरी जनरेशन्स को था। शिक्षा की कीमत अक्सर छीन जाने के बाद ही समझ आती है। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. उनका स्कूल आना मिस्टर हैमिल को उनकी 40 साल की ईमानदार और समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था। ये मिस्टर हैमिल के प्रति गांव वालों के गहरे सम्मान और कृतज्ञता को दिखाता है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। ये उनके अपने देश और अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक तरीका था जो अब उनसे छीन चुका था। ये लाइन बहुत इमोशनल है। यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज अपनी नेशनल आइडेंटिटी और फ्रीडम का प्रतीक बन जाती है। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था तब मिस्टर हैमिल ने उसका नाम पुकारा। अब फ्रेंच की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। It was my turn to recite. अब पार्टिसिपल्स का लेसन सुनाने की बारी फ्रेंच की थी। ये वही टेस्ट था जिसे फ्रेंच सब सुबह से डर रहा था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle? फ्रेंच सोचता है कि काश वो पार्टिसिपल्स का रूल अच्छी तरह याद कर पाता। जो चीज सुबह उसे बोरिंग लग रही थी अब वही उसके लिए सबसे कीमती बन गई है। Very loud and clear and without one mistake. काश वो बिना किसी गलती के जोर से और साफ आवाज में पूरा रूल सुना पाता। ये उसके अंदर के पछतावे और सीखने की सच्ची इच्छा को दिखाता है। But I got mixed up on the first words. लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वो पहले ही शब्दों में उलझ गया। डर और गिल्ट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। And stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वो डेस्क पकड़कर खड़ा रहा। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और उसमें ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ऑथर ने फ्रेंच की इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशन को बहुत प्रभावशाली तरीके से यहाँ दिखाया है। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough. मिस्टर हैमिल ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच, तुम खुद ही बहुत दुखी हो। ये मिस्टर हैमिल के दयालु और संवेदनशील स्वभाव को दिखाता है। आज उनके लिए पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी सीख देना था। See how it is, मिस्टर हैमिल कहते हैं, देखो यही होता है। अब वो सिर्फ फ्रेंच से नहीं बल्कि पूरे समाज से बात कर रहे थे। Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. हम सब हमेशा कहते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, कल पढ़ लेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत पर एक गहरी टिप्पणी है। And now you see where we have come out. और आज उसी आदत का बुरा नतीजा हमारे सामने है। जो काम हम आज नहीं करते उसका पछतावा कल बहुत महंगा पड़ सकता है। That's the great trouble with Alice. She puts off learning till tomorrow. मिस्टर हैमिल कहते हैं कि एल्सेस के लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो पढ़ाई को हमेशा कल पर टाल देते हैं। ये सिर्फ फ्रेंच की नहीं बल्कि पूरे समाज की कमजोरी थी। Now those fellows out there will have the right to say to you, अब प्रूशियन लोग तुमसे यही कहना का अधिकार रखते हैं। हार सिर्फ सेना की नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता की भी थी। How is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? वो कहेंगे तुम खुद को फ्रेंच कहते हो लेकिन तुम अपनी भाषा और ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। ये लाइन बताती है कि मातृभाषा
किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है। But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. मिस्टर हैमल कहते हैं कि सिर्फ फ्रेंच ही दोषी नहीं है, हम सब अपनी गलतियों के जिम्मेदार हैं। एक सच्चा टीचर कभी सिर्फ स्टूडेंट्स को दोष नहीं देता, वो अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। Your parents are not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारी पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं, परिवार की भी होती है। They prefer to put you to work on a farm or at the mills. उन्होंने तुम्हें पढ़ने की जगह खेतों और मिल्स में काम करवाना ज्यादा जरूरी समझा। ये उस समय की आर्थिक मजबूरियों को भी दिखाता है। And I have been to blame also. मिस्टर हैमल कहते हैं, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। ये उनकी विनम्रता और ईमानदारी का सबूत है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कभी-कभी मैंने भी तुमसे पढ़ाई की जगह अपने फूलों को पानी डलवाया था। टीचर अपनी गलतियों को भी खुलकर स्वीकार करते हैं। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मेरा मछली पकड़ने का मन करता था, तब मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था। ये दिखाता है कि मिस्टर हैमल भी इंसान थे और उनसे भी गलतियां हुई थी। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. उसके बाद मिस्टर हैमल फ्रेंच भाषा की महानता के बारे में बताने लगते हैं। अब कहानी का केंद्र विषय फ्रेंच लैंग्वेज का गौरव और उसकी रक्षा बन जाता है। Saying that it was the most beautiful. मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ये उनके मातृभाषा के प्रति गहरे प्रेम और गर्व को दिखाती है। आगे की लाइंस में वो बताएंगे कि किसी भी देश के लोगों के लिए अपनी भाषा और को संभाल कर रखना कितना जरूरी होता है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ जो मुख्य संदेश है कि गलती सिर्फ एक स्टूडेंट्स की नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की हो सकती है। मिस्टर हैमल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ऑथर हमें सिखाते हैं कि शिक्षा और मातृभाषा दोनों अनमोल है। अगर हम उनकी कदर समय रहते नहीं करते तो बाद में से पछताना ही हाथ लगता है। Which in the world the clear is the most logical. मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे स्पष्ट, क्लियरेस्ट और सबसे तार्किक लॉजिकल भाषा है। ये सिर्फ अपनी मातृभाषा की तारीफ नहीं है। मिस्टर हैमल अपने स्टूडेंट्स के अंदर फ्रेंच के प्रति गर्व, प्राइड जगाना चाहते हैं। जब कोई भाषा खतरे में होती है, तब उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। That we must guard it among us and never forget it. वो कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को संभाल कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ गार्ड का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपनी भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना भी है। भाषा हमारी संस्कृति और पहचान की रक्षक होती है। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, जब कोई देश गुलाम बन जाता है, तब भी अगर उसके लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। ऑथर बताना चाहते हैं कि राजनीतिक आजादी छीन सकती है, लेकिन भाषा और संस्कृति को बचाया जा सकता है। It is as if they had the key to their prison. तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। ये कहानी की सबसे सिंबॉलिक लाइंस में से एक है। की टू देयर प्रिजन का मतलब है कि अपनी भाषा ही एक दिन उन्हें अपनी पहचान और आजादी वापस दिलाने की ताकत देगी। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद मिस्टर हैमल ने ग्रामर की किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। इतनी इमोशनल स्पीच के बाद भी मिस्टर हैमल अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। I was amazed to see how well I understood it. फ्रेंच को हैरानी हुई कि आज उसे ग्रामर कितनी आसानी से समझ आ रही थी। जब किसी चीज की असली वैल्यू समझ आती है,
तब उसे सीखने की इच्छा भी बढ़ जाती है। All he said seemed so easy, so easy. आज मिस्टर हैमिल की हर बात फ्रेंच को बहुत आसान लग रही थी। ये फ्रेंच के बदले हुए एटीट्यूड को दिखाता है। प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं थी, बल्कि उसकी इंटरेस्ट की कमी में थी। I think too that I had never listened so carefully. फ्रेंच कहता है कि उसने पहले कभी इतने ध्यान से टीचर की बात नहीं सुनी थी। ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी दिखाता है। And that he had never explained everything with so much patience. मिस्टर हैमल ने भी पहले कभी इतनी पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया था। आज मिस्टर हैमल हर छोटी बात समझाना चाहते थे क्योंकि ये उनकी आखिरी क्लास होने वाली थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. फ्रेंच को लगा कि मिस्टर हैमल जाने से पहले अपना सारा ज्ञान स्टूडेंट्स को दे देना चाहते हैं। ये एक आइडियल टीचर की पहचान है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उनका ज्ञान स्टूडेंट्स के पास रहे। And to put it all into our heads at one stroke. जैसे वो एक ही दिन में सब कुछ हमें सिखा देना चाहते हो। ये लाइन मिस्टर हैमल की बेचैनी और समर्पण को दिखाती है। After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद राइटिंग का पीरियड हुआ। आखिरी दिन भी स्कूल का रूटीन पूरी तरह फॉलो किया गया। That day, Mr. Hamel had new copies for us. उस दिन मिस्टर हैमल नए राइटिंग शीट्स लाए थे। ये बताता है कि उन्होंने इस आखिरी क्लास की पूरी तैयारी की थी। Written in a beautiful round hand, French Alice. उन राइटिंग शीट्स पर सुंदर अक्षरों में फ्रेंच एल्सिस लिखा हुआ था। ये शब्द देशभक्ति और मातृभाषा का प्रतीक बन जाते हैं। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. वो शीट्स क्लासरूम में छोटे छोटे फ्रेंच झंडों की तरह लग रहे थे। ये एक सिंबॉलिक इमेज है। राइटिंग शीट्स भी देशभक्ति का प्रतीक बन गई है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. सब बच्चे बहुत ध्यान और शांति से लिखने लगे। ये वही क्लास है जो पहले शोर मचाती थी। आज हर स्टूडेंट को हर पल की कीमत समझ आ गई थी। The only sound was the scratching of the pen over the paper. क्लासरूम में सिर्फ कलम की कागज पर चलने की आवाज आ रही थी। ये शांति क्लास की गंभीरता और इमोशनल एटमॉस्फेयर को और गहरा बनाती है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ बीटल्स क्लासरूम में आ गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जो बच्चे पहले आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, आज पूरी तरह पढ़ने में डूब गए थे। Not even the littlest one. छोटे बच्चे भी पूरी लगन से लिख रहे थे। ये दिखाता है कि उस दिन हर उम्र के बच्चे उस लेसन्स की इम्पोर्टेंस समझ गए थे। As if that was French too. फ्रेंच को लगा जैसे बच्चों की हर एक्टिविटी भी फ्रेंच भाषा का ही हिस्सा हो। ये इमेजिनेशंस दिखाती है कि फ्रेंच भाषा उस दिन सबके दिल और दिमाग पर छा गई थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. छत पर कबूतर धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। नेचर भी उस शांत और भावुक माहौल का हिस्सा बन जाता है। Will they make them sing in German, even the pigeons? फ्रेंच सोचता है, क्या अब ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? ये एक सरकास्टिक और इमोशनल लाइन है। फ्रेंच ये दिखाना चाहता है कि किसी भाषा को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। जैसे कबूतर अपनी प्राकृतिक आवाज नहीं बदल सकते, वैसे ही लोग अपनी मातृभाषा से जुदा आसानी से नहीं मातृभाषा से जुड़ाव आसानी से नहीं छोड़ सकते। Whenever I looked up from my writing, जब भी फ्रेंच लिखते लिखते ऊपर देखता, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. उसने देखा कि मिस्टर हैमल बिना हिले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके मन में बहुत दुख था। वो हर पल को अपनी यादों में बसा लेना चाहते थे। Gazing first at one thing then at another,
वो कभी क्लासरूम को देखते, कभी खिड़की को, तो कभी स्टूडेंट्स को। ये एक टीचर की नॉस्टैल्जिया को दिखाता है। चले जाने से पहले वो हर चीज को आखिरी बार देख रहे थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जैसे वो क्लासरूम की हर तस्वीर को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेना चाहते हैं। ये बहुत इमोशनल लाइन है। मिस्टर हेमल को पता है कि वो दोबारा इस क्लासरूम में फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। For 40 years he had been there in the same place. और 40 सालों से इसी क्लासरूम में पढ़ा रहे थे। ये उनकी निष्ठा, डेडिकेशन, अनुभव और टीचिंग के प्रति समर्पण को दिखाता है। एक पल में उनका पूरा जीवन बदलने वाला था। तो इसमें हमने एक बड़ा संदेश देखा कि मातृभाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान और आजादी का प्रतीक होती है। मिस्टर हेमल का लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन वाला विचार कहानी का केंद्रीय संदेश है। साथ ही फ्रेंच का बदला हुआ नजरिया, स्टूडेंट्स की शांति और मिस्टर हेमल का हर चीज को आखिरी बार देखना इस चैप्टर को गहरा देशभक्ति और भावनाओं से भर देता है। यह सिखाता है कि अपनी भाषा और शिक्षा की कीमत तब नहीं बल्कि हमेशा समझनी चाहिए। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. तो यहाँ पर ब्रेंच बताता है कि स्कूल में बहुत कुछ वैसे ही था, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें बदल गई थी। डेस्क और बेंचेस इतने सालों तक इस्तेमाल होने से स्मूथ हो गए थे। इससे स्कूल की लंबी हिस्ट्री और बच्चों की रोजाना एक्टिविटी का एहसास होता है। वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए थे और हॉपवाइन बेल जो मिस्टर हेमल ने खुद लगाया था अब विंडो से रूफ तक फैल गई थी। ये सिंबॉलिकली दिखाता है कि टाइम गुजर गया है, प्रकृति और स्कूल का इन्वायरमेंट इवॉल्व हो रहा था, लेकिन लोगों के बीच का इमोशनल कनेक्शन अभी भी जिंदा था। ये लाइन नॉस्टैल्जिया याद को बिल्ड करती है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving out about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. यहाँ नरेटर मिस्टर हेमल के दुख को डीपली फील कर रहे हैं। मिस्टर हेमल का पूरा जीवन इस स्कूल और इस एलिसिस प्रोविंस से जुड़ा था। अब प्रूशियन गवर्नमेंट का ऑर्डर से फ्रेंच स्कूल बंद हो रहा था और उन्हें जाना पड़ रहा था। ऊपर रूम में उनके सिस्टर ट्रंक पैक कर रही थी। ये साउंड बहुत इमोशनल है, जैसे घर टूटने का आवाज हो। पुअर मैन कहकर फ्रेंच सिंपैथी दिखाता है। लाइन पूरे पर्शियन ऑक्यूपेशन का क्रुएल्टी को हाईलाइट करती है। सिर्फ स्कूल नहीं, लोगों के घर, जिंदगी और आइडेंटिटी को भी छीन लिया जा रहा था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo. मिस्टर हेमल ने अपनी ड्यूटी को लास्ट तक निभाया। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को दिखाता है। राइटिंग एक्सरसाइज के बाद हिस्ट्री, फिर छोटे बच्चों का अल्फाबेट चैंटिंग। बेबीज वर्ड से ये पता चलता है कि स्कूल में अलग अलग एज के बच्चे पढ़ते थे। ये नॉर्मल रूटीन को लास्ट टाइम रिपीट करने की तरह इशारा है। ये दिखाता है कि मिस्टर हेमल रूटीन को मेंटेन कर रहे हैं ताकि बच्चों का इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो। Down there at the back of the room, old Horser had put on his spectacles and holding his femur in both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Old Horser, एक बुजुर्ग आदमी जो स्कूल आया था, अपने स्पेक्टिकल्स लगाकर प्राइमर से लेटर स्पेल कर रहा था। वो भी रो रहा था। इस सीन में आयरनी है। एक ओल्ड आदमी बच्चों की तरह पढ़ रहा है और रो रहा है। फ्रेंच कहता है कि ये सुनने में फनी भी था
और रोने वाला भी था। ये लाइन सबसे पावरफुल है क्योंकि ये दिखाती है कि सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा कम्युनिटी, ओल्ड जनरेशन भी फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर के लॉस को फील कर रही थी। कलेक्टिव ग्रीफ और लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू आइडेंटिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल दिया गया है। Ah, how well I remember it, that last lesson. फ्रेंच अब रेट्रोस्पेक्ट में कह रहा है। ये लाइन स्टोरी के इमोशनल क्लाइमेक्स को अंडरलाइन करती है। पूरी स्टोरी इस लास्ट लेसन के अराउंड घूमती है जो सिर्फ लैंग्वेज लेसन नहीं बल्कि कल्चरल वेकनिंग का भी लेसन था। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. ये सिंबॉलिक टाइम है। चर्च क्लॉक 12 बजता है और एंगुलस रिलीजियस बेल बजती है, पीस और ट्रेडिशन का सिंबल। उसी मोमेंट प्रूशियन ट्रम्पेट्स बजते हैं, मिलिट्री पावर और ऑक्यूपेशन का सिंबल। दोनों साउंड्स एक साथ आना दिखाता है कि पुरानी फ्रेंच लाइफ अब प्रूशियन रूल में मर्ज हो रही है। बहुत सिनेमैटिक और आयरनिक मोमेंट बन जाता है। Mr. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. मिस्टर हेमल खड़े होते हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी टॉल लग रही है। ये मेटाफोरिकल है, फिजिकली नहीं, मॉरली और इमोशनली वो उस मोमेंट सबसे बड़े हो गए थे। उनका सैक्रिफाइस और डिग्निटी उनकी हाइट बढ़ा देता है। माय फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। ही कुड नॉट गो ऑन। मिस्टर हेमल अपने स्टूडेंट्स को माय फ्रेंड्स कहकर एड्रेस करते हैं। ये उनकी क्लोजनेस को दिखाता है। वो बोलना चाहते हैं लेकिन इमोशन से गला रुक जाता है। ये उनकी इंसानियत और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। टीचर भी इंसान है जो अपने स्टूडेंट्स से जुड़े हुए होते हैं। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." क्लाइमेक्स का सबसे पावरफुल पार्ट, मिस्टर हेमल चॉक लेकर पूरे जोर से ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं, "विवे ले फ्रांस, लॉन्ग लीव फ्रांस।" ये उनका फाइनल रेजिस्टेंस और पेट्रियटिज्म का एक्सप्रेशन है। पूरी स्टोरी का मोरल यही है, जब जब जब्त हो रही हो तब ही अपनी भाषा, कल्चर और देश के लिए आवाज उठाना। Then he stooped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, "School is dismissed, you may go." अंतिम जेस्चर। वो वॉल से सहारे सर टिकाते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल बंद है। ये बहुत पॉइगनेंट, दिल को छू लेने वाला एंडिंग है। स्कूल फिजिकली बंद नहीं हो रहा बल्कि फ्रेंच एजुकेशन और फ्रीडम का चैप्टर बंद हो रहा है। फ्रेंच और रीडर्स दोनों को के दिल में ये सीन फॉरएवर रह जाती है।